सोच लेकर अंत तक देखते रहिए। ठीक है, तो भारत का इतिहास देखते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। देखिए, उत्तर में जो है हमारा देश उत्तर में हिमालय से शुरू हुआ है और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। ठीक है, और यह उपमहाद्वीप है। क्या है? उपमहाद्वीप है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा देश है उसको महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और इसका मतलब क्या होता है कि भारतों का देश। ठीक है, भारतों का देश तथा यहाँ के जो निवासी हैं यानी कि भारत देश के जो निवासी हैं उनको भारतीय कहा जाता था। ठीक है, अर्थात भारत की संतान। भारतीय का मतलब क्या हुआ? भारत की संतान। ठीक है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत जो था क्या था? प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है, प्राचीन कबीले का नाम क्या था? भारत था। ठीक है, चलिए, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन, जम्बू का अर्थ यहाँ पर होता है जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, जम्मू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहा करते थे। ठीक है, वो ना कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, वह सिंधु को हिंदू कहा करते थे। ठीक है, और उसको सिंधु नदी से जोड़ते थे हमारे देश को। ठीक है, कौन लोग थे ये? तो ये ईरानी थे। ठीक है, प्राचीन ईरानी जो थे वह सिंधु नदी के नाम पर हमारे देश को हिंदू कहते थे और यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, फिर यह जो नाम था धीरे धीरे पश्चिम में फैला और हमारे देश को इसी के नाम से जाने लगा। ठीक है, यूनानी इसे इंदे कहते थे। देखिए, यहाँ पर जो ईरानी थे उसे हिंदू कहते थे, सिंधु को हिंदू कहते थे, जबकि यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है, अरब इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। ठीक है, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को यानी कि हमारे देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंद। ठीक है, फारसी शब्द जो हमारा है हिंदू से बना है। ठीक है, हिंदू से बना हुआ है। हिंदुस्तान फारसी शब्द हिंदू से बना है और यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे क्या कहा? इंडिया कहा। किसके आधार पर? तो जो यूनानी भाषा में इंदे था उसी के आधार पर इसे इंडिया कहा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। देश को हमारे देश को जो विंध्य की पर्वतें हैं उनको हमारे देश को दो भागों में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट देती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, बोलने वालों की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक है, जहां उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती है वहीं दक्षिण में जो था द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और प्रोटो मेडिटेरियन और काकेसायड और निग्रोयड और मंगोलायड। ठीक है, तो इन सभी के जो प्रकार हैं ये हमारी जनसंख्या का प्रकार है और यही सारी हमारी नस्लें हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं आगे कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो यहाँ पर इतिहास को जो हमारा भारतीय इतिहास है इसको तीन भागों में हम लोग बांटकर पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग प्राचीन भारत जिसे हम लोग शुरू किए हैं आज। ठीक है, और दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का जो श्रेय है वह जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस। ठीक है, सेलियरस को जाता है जिनका नाम था क्रिस्टोफर सेलियरस। ठीक है, चलिए यह थे 1638 से 1707 एडी। ठीक है, ये थे 1638 से 1707। तो यहाँ पर हम लोग भारत के कुछ प्राचीन बातों के बारे में जाना। ठीक है, अब यहाँ पर प्राचीन भारत के जो शुरू हो रहा है यहाँ से हमारा प्राचीन भारत शुरू हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग भारत का इतिहास के बारे में को जाने कि आखिर भारत के ये नाम कैसे पड़े, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जो नाम है ये आखिर कैसे मिला इसके बारे में जाना। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है, वो के स्रोत। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। कितने स्रोत हैं जानकारी के? चार स्रोत हैं। पहला है धार्मिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो यही चार जो स्रोत हैं वह हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देती है, जिसमें पहला हमारा धर्म ग्रंथ होता है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, तीसरा विदेशियों का विवरण होता है और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से जो मिलने वाली जानकारी है उनके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद और इन वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? हमारा वेद है और इनके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, और वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है और वेदों की संख्या चार है, जिसमें हमारा पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, और इन चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है।